Audio Jungle. Audio Jungle. जय भीम, मैं निशा पारचे। आप देख रहे हैं बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव। जब जगाना है तो जागना पड़ेगा एक राष्ट्र के लिए। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चरण सिंह जिटाक साहब। उनका हम बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। चरण सिंह जी, आपसे कुछ सफाई मजदूरों के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जैसे कि आज आज़ादी को, भारत की आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं और ये जो बहुजन समाज का जो हिस्सा है, जो जाति व्यवस्था के पायदान के भी बहुत नीचे है, जिसको भंगी, चूड़ा, मेहतर, सुदर्शन और ऐसे अन्य 28 नामों से जाना जाता है, जिसका आज भी 80% से ज़्यादा हिस्सा सफाई काम में जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ण व्यवस्था ने जो पेशे से हमें बांध दिया, उसी पेशे से हमारे नाम की भी व्याख्या होने लगी। और इस पेशे को इसके पहले यानी पूर्वजों ने हमारे जो है वो सर पे मैला ढो करके देश के नागरिकों की सेवा की। और ये काम हमें एक प्रकार से, जब हमारे समाज के लोग एक अपने आप के अंदर एक पूरे तरीके से ताकतवान समाज कहलाया जाता था, और ये एक तरीके से राज्यकर्ता समाज थी। लेकिन आक्रांताओं ने आकर के जिस तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण किया और जिस तरीके से हमें अपने परास्त करके अपनी भूमिका उन्होंने रखी कि आपको भी हमारे धर्म को मानना पड़ेगा, तो ये उस समय से ये लाछन पद जो समाज का नाम जो है, ये हमारे साथ में जुड़ा है। मैं इसके आगे जाकर के ये बात करना चाहूँगा कि उस वक्त भगवान गौतम बुद्ध ने भी जो शहर की सफाई करने वाले एक सुमित भंगी नाम के व्यक्ति को सफाई करते हुए देखा, और वो भगवान गौतम बुद्ध आते वक्त उन्होंने वो छिप गए झाड़ी के पीछे सुमित। तब उन्होंने उनको उठा करके पूछा कि आप इस तरीके से क्यों छुप गए। तो उस वक्त उस व्यक्ति ने, जिसका नाम सुमित था, उन्होंने कहा कि गंदगी का पेशा करना ये एकदम बहुत ही ज़्यादा नीचा काम ये हमारी कौम का है, और आप बहुत बड़े राजा है, एक महर्षि है, मैं आपके सामने कैसे आ सकता हूँ। तो उस वक्त भगवान गौतम बुद्ध ने हमारे समाज के लोगों को पहली दीक्षा दी, और हम जो है उस दीक्षा को पूरी तरीके से ताकत के साथ में प्रचार प्रसार करने में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज चुके हैं या कहीं कुछ है। उसके कारण जो हुआ ये कि हमारे पीछे ये विभिन्न जो 28 जो आपने कही विभिन्न जातियां जो सफाई के पेशे से संबंधित है, इस तरीके से आज तक हमारे ऊपर जो है ये लाछन और एक अपमानित तरीके का शब्द का इस्तेमाल हमारे नाम के साथ में होता है, और तमाम दलितों के अंदर ये सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जाती है। चरण सिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सुमित भंगी को तथागत ने खुद धम्म दीक्षा दी थी। तथागत का जो काल है वो 2500 साल पहले का है, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो आक्रामक आए उन्होंने हमें उनका धर्म स्वीकारने के लिए कहा गया। आक्रामक जो मुगल से आक्रामक आए वो तो काफ़ी बाद में आए, और भगवान बुद्ध का जो समय है वो काफ़ी पहला है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हमको ये धर्म स्वीकारने के लिए कहा गया, और फिर हम हिंदू कैसे कहलाने लगे? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पुस्तक लिखी थी शूद्र पहले के कौन, उसके पहले पेज के ऊपर ही उन्होंने कहा है कि मानव निर्मित कुछ जातियां हैं, और उन मानव निर्मित जातियों में से ये सफाई के पेशे में काम करने वाले लोग हैं। तो इनके ऊपर जो है सदियों से जुल्म हुआ है। इन लोगों के ऊपर जो है लगातार अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो बिखर जाती है
और उसी तरीके से मैंने कहा ना कि सदियों से हमारे ऊपर ये जो है अन्याय हुआ है, और वही अन्याय जो पहले लोगों ने किया वही अन्याय जो है आक्रांताओं ने भी किया हमारे साथ। तो ये इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति दूसरे का मलमूत्र अपने सर पे लेकर के ढोने का काम अपनी खुशी से तो नहीं करेगा। और इसीलिए बाबा साहब ने ये कहा है कि कुछ जातियाँ ऐसी हो गई है जो मानव निर्मित हुई है, और उसी मानव निर्मित जाति में से हमारी ये जाति है। ठीक है, जिस तरीके से चरण सिंह जी आपने कहा कि अभी जो शासनकर्ताओं की वजह से हम लोग इस घिनौने काम को करने लगे, आज इस स्वच्छकार समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा आज भी यही गंदगी ढोने का काम कर रहा है। अभी आप कह रहे थे कि ये स्व खुशी से नहीं करते, खुद की खुशी से नहीं करते। तो आज 1990 में जो बंगी एक्ट आया था जिसमें बंगी मुक्ति कराई गई, उसमें हमारे समाज के लोगों के हाथों से ये काम चला छोड़ने के लिए काम किया गया, जो कि बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन हमारे जो स्वच्छकार समाज है, इस समाज के बच्चों को या इस समाज में आज भी शिक्षा का अभाव है, आज भी रिहैबिलिटेशन का इनका प्रश्न है, आज भी स्वास्थ्य का प्रश्न है। तो हम लोगों को, आपको ऐसा नहीं लगता क्या स्टेप बाय स्टेप जाने के बजाय हमने पहले स्टेप से डायरेक्टली चौथे स्टेप पे हम लोगों ने कूद लिया है, और जो बीच की स्टेप्स है वो एलिमिनेट हो गई है। उस वजह से ऊपर जाने के बजाय ये लोग और अंधेरे के गर्भ पतन में नीचे जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक प्रश्न आ जाता है कि व्यवसाय क्यों किया और व्यवसाय क्यों नहीं छोड़ा, तो इसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि व्यवसाय जो है वो उदर निर्वाह के लिए का एक साधन, और उदर निर्वाह के साधन को ये जिस वक्त 1980 में सबसे पहले जो है भंगी कष्ट मुक्ति आई, और भंगी कष्ट मुक्ति के अंदर जो है उन्होंने ये सफाई के पेशे में से जो है निर्भंगी शौचालय का निर्माण कैसा होना चाहिए उसकी एक परियोजना जो है भारत सरकार ने पेश की। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने में आपने देखा होगा कि एक ब्राह्मण समाज का जो है व्यक्ति जिसने सुलभ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उन्होंने जो है अपना एक पेशा चालू किया, और उस पेशे में एक विशिष्ट तरीके के बिहार से ला करके लोगों को रखा। लेकिन ये समाज के लोगों को जो है वो ना तो वो भंगी कष्ट मुक्ति के बाद में आज अगर मेरे जेब में 5 रुपए आ रहा है तो मुझे अगर ये व्यवसाय को छोड़ना है तो मैं अगर 15 रुपए अगर कमा सकता हूँ तो ही मैं 5 रुपए का व्यवसाय को छोड़ूंगा, और अन्यथा मैं जो आज जो मैं उदर निर्वाह का साधन मेरा है वो मैं कतई छोड़ नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत सोशल जस्टिस जो विभाग है, सामाजिक न्याय जो विभाग है, उसने हमारे साथ में जो है वो भेदभावपूर्ण नीति खेली हमेशा, फिर वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या अभी की मौजूदा सरकार हो। इन्होंने जो है हमारे साथ में हमेशा जो है पैकेज जाहिर करने में भी एक जो है भिन्नता रखी है, और उसी के कारण है कि अगर आप हमें कोई दूसरे व्यवसाय में ले जाना चाहते हो तो हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए, हमें जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जगह देनी चाहिए, हमारे अपने भी कोई छोटे छोटे जो है औद्योगिक कल कारखाने चालू होने चाहिए। लेकिन इस तरीके का कोई भी प्रकार का प्रोविजन सरकार ने नहीं किया, तो 20 से 25 हज़ार रुपये की रकम दे करके अगर किसी को ये कहा जाए कि आपका रिहेबिलिटेशन हो गया तो ये कहाँ तक का योग्य है। इसके लिए इस बात में हमारी मतभिन्नता बहुत बड़ी है सरकार के साथ, और हम चाहते हैं कि सरकार ने अपने फेयर माइंड से अगर हमारे लोगों का उत्थान ही करना चाहती है तो हम भी इस पेशे को लात मारना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे लोगों के पेशे के बराबरी का अगर हमें इनकम सोर्स अगर उपलब्ध नहीं होता है तो निश्चित है कि बेरोजगारी हमारे में बढ़ेगी, और यही कारण है कि आज बड़े पैमाने के अंदर जो है बेरोजगारी समाज में है। दूसरी बात यह है कि अशिक्षितता का कारण, जैसे आपने कहा कि 2-3 स्टेप जो बीच के छूट गए, वो डेफिनेटली छूटे हैं वो। उसका कारण यह है कि सुबह से उठ करके
अगर एक परिवार अगर जाता है सफाई के पेशे में तो वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता था, उसकी शिक्षा की ओर वो ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे उपलब्ध करे, उसमें पूरा जीवन वो अपना व्यतीत करता था। और यही एक मूल कारण है कि अशिक्षा रही, यही एक कारण है कि बड़े पैमाने के अंदर व्यसना मुक्त, व्यसनाधीन ये समाज रहा। आप देखोगे कि हमारी बस्तियों के नज़दीक जो है शराब के अड्डे हैं। आप देखोगे कि हमारे बस्ती के अगर बाजू में जो है जुए के जो है अड्डे हैं। क्या ये सरकार के ऊपर नियंत्रण करने वाली जो भी आज अथॉरिटी है या जो भी डिपार्टमेंट है, उन्हें ये पता नहीं है कि दलितों की बस्ती और वो भी स्पेसिफिक सफाई मजदूरों की बस्ती के बाजू में दारू के अड्डे क्यों हैं? और यही कारण है कि बड़ा पैमाने में जो समाज है वो इस व्यसन से बाहर नहीं आ पाया। जो व्यसन से बाहर नहीं आ पाया तो शिक्षा का अभाव भी हमारे लोगों में है। और शिक्षा का अभाव होने के बाद में दूसरा एक मुख्य कारण मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि हमें इस महाराष्ट्र के अंदर, हम कोई राजस्थान से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई गुजरात से आया, इन लोगों को जो है वो माइग्रेशन की संज्ञा दे दी गई। हालांकि हमारी जो है थ्रू आउट इंडिया में एक ही जाति है और एक ही जाति से हम जो है वो पुकारे जाते हैं, भले विभिन्न जो उपजातियाँ कितनी भी होने दो, लेकिन ये जो जाति है ये कॉमन जाति है। ये कॉमन जाति होने के बाद में भी हमें जाति सर्टिफिकेट से वंचित किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान के तहत जो आरक्षण का जो फायदा देने की बात की है, या जो शिक्षा देने के लिए जो हम लोगों का स्तर ऊंचा उठना चाहिए था, वो तमाम जो है वो जहाँ के तहाँ रह गया है। और यही कारण है कि हमारे लोग शिक्षा से वंचित है। यही कारण है कि हमारे लोग जो है इस पेशे को अपने दिल से छोड़ने के लिए आज भी तैयार नहीं है। शुक्रिया चरण सिंह जी। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव आपके पास 1 मिनट में आएगा, कहीं मत जाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। आपका स्वागत है बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव में। फिर एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह टाक जी। चरण सिंह जी, आपसे और एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा का अभाव हमारे इस स्वच्छकार समाज के लोगों में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्वच्छकार समाज के बच्चों के लिए एक नागपुर में स्कूल था और एक पूना में स्कूल था। पूना का स्कूल एक संस्था चला रही है, नागपुर का स्कूल किसी तरह से बंद हो चुका है। तो अगर हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल है वही बंद हो जाएंगे तो हमको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आज जिस तरीके से आपने कहा कि सुबह 6 बजे उठ के सूरज उगने से पहले हमारा समाज जो है काम करने के लिए निकल जाता है, तो बच्चों की शिक्षा की तरफ कैसे ध्यान दे पाएगा? आपकी जो संस्था है वो रजिस्टर है, तो आपने जो नागपुर की स्कूल है उसको शुरू रखने के लिए कुछ प्रयत्न किए थे? अगर हाँ तो क्या, अगर नहीं तो क्यों? ये जो आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरुआत ही हमारी संस्था ने महाराष्ट्र सरकार के साथ में मिल करके 1980 से ये प्रयत्न चालू हुए और 1985 के अंदर जो सबसे पहले येरोड़ा में एक 10 एकड़ जगह के ऊपर, वो तो यूपी की जब गवर्नमेंट आई उस वक्त उसका का भूमि पूजन हुआ। और जो संस्था आप कह रही हो कि नागपुर में है, एक नागपुर में और एक पूना के अंदर, ये एक बच्चों के लिए जो है एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए और उनके अंदर शिक्षा की जो है वो एक भावना पैदा होए, जैसे हम मराठी में बोलते कि शिक्षणाची गोडी, तो उस तरीके से ये एक फार्मूला जो है मेहतर सर्वांगीण कल्याण समिति के ऊपर मैं जब सदस्य था महाराष्ट्र राज्य की गवर्नमेंट के, उसमें ये बहुत अनेक प्रश्न हम लोगों ने उसमें दिए थे कि हमें विभागीय जो है कॉलेजेस बना के दे दीजिए, विभागीय स्कूल बना करके दे दीजिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमें जगह दे, और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर सामाजिक न्याय विभाग ने खर्च करना चाहिए। तो जिस वक्त ये 2 स्कूलें चालू हुई उस वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि
वो स्कूलें जो है उनको एक प्राइमरी बेस के ऊपर वो शुरू हुई थी, लेकिन सेकेंडरी स्कूल तक का जो स्कूल चालू हुआ बाद में वो 1996-97 में, तो वो जो है वो पूना के येरोड़ा में हुआ। और उसके पहले 92 के अंदर जो है ये प्रशिक्षण यानी टेक्निकल एजुकेशन का प्रचार प्रसार के लिए जो है जामुल में साकार योजना जो है वो लागू की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रशिक्षण योजना साकार, ये योजना जो है का नाम महाराष्ट्र सरकार ने दिया और वहाँ पर करीब 350 बच्चे जो है वो ट्रेनिंग के लिए हमने पूरे जिलों में से ला करके वहाँ वो उस स्कूल में दाखिला दिलाया था। उस वक्त हम लोगों ने एक कन्वीनर की तरीके से काम किया और ये बच्चों को यहाँ लाने के बाद में हमारे समाज के बच्चों के अंदर एक माता पिता का भी एक ऐसा लगाव है कि वो कभी जल्दी ना तो हॉस्टल में डालने की बात विचार करते हैं, ना ही उनको कोई एजुकेशन के लिए अपने से दूर रखने की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज के अंदर है। अब ये प्रश्नों को आप उनकी कमजोरी समझ लीजिए या उसके उन लोगों का बच्चों के भविष्य को बनाने में उनकी बाधा समझ लीजिए। ये एक ऐसा कारण रहा कि हमारे बच्चों का जो उपस्थिति थी वो अनुपस्थिति में बदलती गई और बाद में जाकर के सरकार ने जो है वो वहाँ की एक योजना जो है वो बंद की। लेकिन उसके बाद में जो टेक्निकल एजुकेशन की जो बात थी, वो जो ITI के दर्जे के ऊपर जो हमने ये संस्थाएं बनवाई थी, वो केवल और केवल अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ये इस संस्था के ही प्रयास से, उसके दस्तावेज महाराष्ट्र सरकार के पास है। लेकिन आम तरीके से उन बच्चों को भी भंडारा से, वासिम से, गढ़चिरौली से, इतनी दूर दूर से बच्चे हम लोग लेकर आए थे और उन बच्चों को जो है प्रशिक्षण के लिए जब रखा जाता था तो उन बच्चों को एक तरफ से सरकारी भी एक ऐसी अव्यवस्थाएं रही कि अनट्रेंड जो है टीचर्स वहाँ रखे गए। अनट्रेंड टीचर्स रखने के बाद में जब आंदोलन हुआ उसके ऊपर, फिर उन्होंने 1-2 टीचर जो है वो ट्रेंड टीचर्स उसमें रखे। लेकिन और दूसरी बात यह थी कि वो गांव से बहुत दूर होने के कारण माँ बाप जब देखने के लिए आते थे कि बच्चा हमारा तो एक जंगल में है, तो वो खुद ही एक बार वहाँ से छुट्टी करके ले जाते थे और दोबारा ला करके उसे छोड़ करके नहीं जाते थे। वही बात पूना के अंदर हुई, येरोड़ा के नज़दीक के संस्था में वही बात जो है वो ठाना जिले के जामुल शहर के अंदर गांव में हुई। तो इसी तरीके से ये जो है ये वंचित रहे और ये एक तरीके से वो संस्था जो है वो पीछे गई। अब वो उस संस्था को चलाने के लिए जो है वो सुलभ इंटरनेशनल को दी गई, जबकि सुलभ इंटरनेशनल जो है वो कहता ही नहीं चाहती थी कि इनके बच्चे भी कोई पढ़ लिख करके बाहर जाए, इसलिए असुविधाएं उनको देने लगे। कहीं कभी खाना मिलता था, कभी खाना नहीं मिलता था। मैंने 5 दिन का उपोषण किया था वो जामुल के ट्रेनिंग सेंटर के बाहर जाकर के, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे को सांप ने काट लिया था। नज़दीक कोई डॉक्टर नहीं, करीब शहर से जो है वो 15 से 20 किलोमीटर वो गांव था। तो ऐसी अनेक प्रकार की जो है असुविधाएं होने के कारण भी हमारे समाज के लोगों ने बच्चों को भेजना बंद किया और उसी का कारण है कि वो संस्थाओं का लाभ जो है वो समाज के बच्चे पूरी तरीके से नहीं ले पाए। तो वो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जानबूझ के सरकार हम लोगों को इस तरीके की जगह देती है कि जहाँ पे हम हमारे बच्चों को पढ़ा ना पाए। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये जो आपका जो मत है इससे मैं सहमत हूँ कि गाँव से बाहर हमारे लोगों की व्यवस्था कर देना, वहाँ पे असुविधाएं देना। 12 ट्रेड अगर हमें आप सिखा रहे हो, ये 12 ट्रेड के लिए 12 तो कम से कम जो है इंस्ट्रक्टर रखने चाहिए। वो इंस्ट्रक्टर ने उसके बाद में यहाँ की जो बात है आपको मैं बताऊँ, पूना के येरोड़ा के इधर की, वहाँ इतना अच्छा था, सारा लाइब्रेरी है वहाँ, पुस्तक वगैरह से लेके कपड़े तक का सब यहाँ सुविधा थी। लेकिन फिर भी जो बच्चे लोग एक बार यहाँ से घर जाते थे तो वो लौट के वापस नहीं आते थे। इसीलिए आज वह अनुसूचित जाति के दूसरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है नहीं जाते। आपको इसमें और एक एडिशनल में जानकारी देना चाहूँगा कि जिस वक्त प्रतिभाताई पाटिल यहाँ की सामाजिक न्याय मंत्री थी, उस वक्त 3% जो है हमने हर एक हॉस्टल के अंदर बच्चों को स्पेसिफिक मेहतर वाल्मीकि समाज के बच्चों को का कोटा निर्धारित कर दिया था।
लेकिन उसमें भी अपने बच्चों को जो है माँ बाप जो है नहीं छोड़ने जाते थे। हम लोगों ने कई प्रकार के प्रचार कर लिए, फिर कुछ हद तक का लोग आते थे, कुछ हद तक जो है नहीं आते थे, और उसी तरीके से उनका मोह भंग होते गया। और सरकार की भी इसके अंदर जो है ये लापरवाही रही है। उसमें हमने एक रिकमेंडेशन दिया है, जो 94 के अंदर अहवाल हमने सरकार को प्रस्तुत किया, उसमें यह रिकमेंडेशन है कि हर माँ बाप को, जो सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर इस तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर या फिर एजुकेशन के अंदर, ये जो हम लोगों ने स्कूलें सरकार से लड़ करके चालू कराई है, इसमें भेजने के लिए उन लोगों को जो है हर दिन का उस वक्त 1 रुपया भत्ता, यानी महीने का 30 रुपये एक सफाई कर्मचारी को एडिशनल भत्ता दिया जाए, उनको एक शिक्षण भत्ता अलग से दिया जाए, और वो जो डिमांड्स है वो डिमांड भी गवर्नमेंट के बाद में पेंडिंग रहेगी। तो इस तरीके से ये शिक्षा से ये बच्चे थोड़े दूर रहे, और वही कारण है कि वो स्कूल आज भी अगर हम लोग सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेट वो स्कूल जो है वो पर्पज ही अपने लोगों के बच्चों के लिए वो फिर से हम लोग शुरू कर सकते हैं। बीइंग अ बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव आ रहे हैं, 1 मिनट के अंदर जुड़े रहे। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरण सिंह जी टाक। बीइंग अ बहुजन, वी आर इन सर्च ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो सर 2013 का जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में आज भी नहीं हो रहा है। अगर हम लोग RTI से उसकी जानकारी लेते हैं तो करीबन 60 से 70% पूरे भारत में इस एक्ट की जानकारी ही नहीं है। जो ये जो एक्ट है, जिसके अंतर्गत जो स्वच्छकार समाज है उनके रिहैबिलिटेशन की उसमें बात की गई है, उनके हेल्थ की उसमें बात की गई है। अगर ही हरसेल्फ डिक्लेयर एज अ मैनुअल स्कैवेंजर, उसको 40,000 का भत्ता दिया जाएगा, उसको स्थानिक स्वराज्य संस्था की तरफ से 15 लाख का बीमा दिया जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका आज जो है कुछ दलालों ने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और ये जो एक्ट है ये गलत तरीके से लोगों में पहुंचा है, लेकिन स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं तक नहीं पहुंचा है। तो इस बारे में हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस, इसका क्या मतलब किस तरीके से आप इसको आगे रखना चाहेंगे और आपकी क्या भूमिका रही है इसके लिए? मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट जो 1993 में, उसके बाद में 2013 में जो भारत सरकार ने बनाया है, जो सबसे पहला जो एक्ट बना, उस एक्ट में बहुत खामियां थी। उस एक्ट के अंदर जो स्कैवेंजिंग करने वाले जो लोग थे, उन लोगों की व्याख्या जो है वो सर पे मैला ढोने तक का सीमित रखी गई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि शिविर के अंदर जो जितनी डेथ होती है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही एक भाग है, और बड़े पैमाने में जितना भी लोगों की अभी मौतें हुई है वो 1250 जो है थ्रू आउट अभी इंडिया की जो हमने अभी फिगर निकाली है, तो मौजूदा फिगर जो है वो 1250 लोग जो है इसमें मर चुके हैं और भी मर ही रहे हैं। तो ये जो एक्ट का जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करना चाहिए, वो डिपार्टमेंट जो है, वो जो गवर्नमेंट है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसका बाय फोर्सली जो है उन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया है, और आज भी नहीं कर रहे हैं। अब प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही है, वो अपनी अपनी तरीके से जो है वो उसका प्रचार कर रही है, कहीं गलत भी कर रही है, कहीं सही भी कर रही है। तो अभी पिछले 2 महीने पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले के साथ में मैं मिला, और उनसे ये एक्ट के प्रोविजन के बारे में हमने उनसे बात की कि आप तो ये कहते हो कि भाई ये पेशे को छोड़ देना चाहिए और मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी बंद होना चाहिए, लेकिन हमारा ये दावा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो देश से बंद नहीं हुई है। आज भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग ये पूरी तरीके से चालू है।
जहाँ जहाँ जैसे अभी हमने उनको उदाहरण दिया, सोलापुर महानगर पालिका ले लो आप, हाँ, उसके बाद में सोलापुर महानगर पालिका है, और ग्रामीण भाग के अंदर आप देख लीजिए, और कई ऐसी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, जिसके दस्तावेज जो है वो हमने उनको पेश किए, उनके फोटोग्राफ्स हमने पेश किए, और इन तमाम जगह जो है ये मैनुअल स्क्रीनिंग चलता है। लेकिन सरकार इतना कड़क कायदा बना करके भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करती? क्या कारण है? क्योंकि सरकार ने इसमें कायदा बना दिया है कि इसको जो भी अगर गलत इस्तेमाल करेगा इस एक्ट का, तो उसे जो है वो सजा होगी, और जो लोगों का डेथ हो जाता है उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो ये जो सारी जो बातें हैं ये केवल कागजी है, और इसके अंदर कोई प्रकार का मुझे तो तथ्य लगता नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे लोगों के ऊपर वही अन्याय है, और संगठन हमारा जो है वो सतत प्रयास कर रहा है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नीचे तक का, ग्राउंड लेवल तक का ये पहुँचे, और अधिकारी लोग जो है इसमें अनास्था बताते हैं। आज आपने देखा होगा कि जैसे अभी पिंपरी चिंचवड़ के अंदर जो एक स्लम टाइप के एरिया है, या बहुत बड़े पैमाने में जो यहाँ निर्वासित लोग जो आकर के यहाँ रहने लगे, तो उस वक्त कुछ लोगों की बैरक्स थी, और बैरक्स के अंदर जो है वो एक कॉमन शौचालय होता था। लेकिन आज हर व्यक्ति ने अपने घर के अंदर शौचालय बना लिया होगा, और उसका जो मलमूत्र है, मानवीय मलमूत्र, वो डायरेक्ट जो है गटर के अंदर आता है, और वो आज की तारीख में भी हमारे लोग हाथ से साफ करते हैं, जबकि कोई प्रकार का उसके ऊपर कोई एक्शन जो है अधिकारी लोग नहीं लेते। ये लेखी कंप्लेंट्स हमने कई बार की है, लेकिन सरकार इसके ऊपर, अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर इस बात को मैं लेकर के गया हूँ, अनुसूचित जाति आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास में हमने ये कंप्लेंट की, उसके सारे दस्तावेज हमारे पास है, सरकार के पास में हमने ये बात की है। तो ये जो सब बातें हैं, ये बात में अगर मानसिकता सरकार और जो मनुवादी जो लोग हैं, जब तक इनकी बनती नहीं है तब तक ये तो हमारे ऊपर अन्याय ऐसा ही होता रहेगा। और रहा सवाल प्राइवेटेशन की बात, और जो लोग प्राइवेट ठेके लेते हैं और वो उन लोगों को उतार देते हैं, उनके पास में कोई प्रकार के इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, उसी के कारण भी गैस लगने से लोग मर जाते हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत आंदोलन हुआ तो एकाधिक के ऊपर कार्रवाई होती है, और वर्षों तक वो केस चलता रहता है। तो ये आज की ये फैक्ट है कि ये कायदा बनने के बाद में भी सरकार की मानसिकता नहीं है कि इसको जो है तरीके से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हुए। थैंक यू चरण सिंह जी। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस समाज के उत्थान के लिए इनको ये काम छोड़ना चाहिए, है ना, अगर सम्मानपूर्ण जीना है तो इनको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो महामंडल है, जो मागास वर्गीय महामंडल है, ये इन लोगों को कर्जा देता नहीं है, इन लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, तो फिर ये लोग किस तरीके से बाहर आ पाएंगे? नहीं, मैंने तो आपको एक ही बात में कह दिया कि जैसा भी हमने सामाजिक न्याय मंत्री से जो बात की, उसमें ये प्रश्न भी हमने डाला है कि NSKFDC जो योजना है, वो योजना टोटली फेलियर हो गई है, और फेलियर होने से ज़्यादा है कि गवर्नमेंट ने फेलियर कर दी। अगर समाज के एक व्यक्ति ने लोन लिया है, कर्ज लिया है, और वो अगर भुगतान नहीं करता तो उसे रीपेमेंट करने की क्या आपकी परियोजना है वो आप जाने, लेकिन उस एक व्यक्ति ने लोन लिया, वो रीपेमेंट नहीं कर रहा, तो टोटल समाज को आप उसी कटघरे में खड़ा करके अगर आप दोषी ठहराओगे और उनके विकास को रोक देंगे, उनको कोई प्रकार का फंड अवेलेबल होने से रोक देंगे, ये तो सरकार ने बंद किया है, ये तो बात हमने राइटिंग में दी है, और उनके पास में कोई रिप्लाई नहीं है। आज उन्होंने ये जो 40 हज़ार रुपये की भी जो बात उन्होंने ये की, ये हमारे मीटिंग के होने के बाद में उन्होंने फिर कुछ 17 जिलों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये जो उन्होंने सर्वेक्षण किया था, वो सर्वेक्षण भी गलत है। और जो सर्वेक्षण अभी हमने पूरे जिलों में करवाने की बात की है, उसमें भी अभी गवर्नमेंट की मानसिकता साफ नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने ऑर्डर तो निकाल दिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये अगर मैनुअल स्कैनिंग का काम करने वाला आदमी है तो इसको 40 हज़ार रुपये का जो है उसको वो लोन दे रहे हैं, यानी वो बाद में रीपेमेंट लेंगे, वो कोई अनुदान नहीं है। हमारा ये कहना है कि एक 40 हज़ार के अंदर एक अपना कोई भी पेशा करने वाला, एक अगर उधर रोड के ऊपर बैठ करके अगर एक चमार जो है वो बैठ करके अगर खीला भी ठोकता है,
तो वो उसको भी अगर आपको कोई अच्छी तरीके का दूसरा व्यवसाय में डालना है तो उसे अच्छा पैकेज देना पड़ेगा कि वो अपने एक उतना वो जो है वो कर्ज कमा सके। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिहेबिलिटेशन के नाम पे शून्य है, कर्ज के लिए शून्य है। तो ये सारी बातें जो है वो सरकार की मानसिकता जो गंदी है उसी का नतीजा है, और हम जहाँ आए हम वहीं पड़े हैं। धन्यवाद चरण सिंह जी। जिस तरीके से चरण सिंह जी ने बताया, ये जो मनुवादी सरकार है ये बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम नहीं कर रही है। ये जो SC/ST का जो पैसा है ये नंगे साधुओं को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनके शिक्षण के लिए, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर आज हमको इस गंदे काम से, जो अमानवीय कार्य है, इससे अगर बाहर निकलना है तो हमको बाबा साहब एक यही सूर्य है, हम महापुरुषों के विचारों पे चल के ही इससे बाहर निकल सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था झाड़ू छोड़ो और कलम पकड़ो। अगर कलम लोगे तो आपके दिमाग के अंदर का कचरा साफ होगा, और आपके दिमाग के अंदर का कचरा अगर साफ होगा तो आप बाहर कचरा करोगे ही नहीं। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के दिन हमें चरण सिंह जी टाक एक वक्ता के रूप में हमें यहाँ पे मिले, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ और उनसे कहूँगी कि 26 नवंबर संविधान के लिए हमें आज मंगल कामनाएं दें। धन्यवाद। जय भीम। आज जो संविधान दिन है, संविधान दिवस के दिन देश के तमाम नागरिकों को और तमाम समाज को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देश को आज के दिन एक बहुत बड़ा हथियार जो है बाबा साहब ने संविधान के रूप में अर्पित किया था। मैं बाबा साहब को नतमस्तक होते हुए और उनके इस संविधान को जो है वो पूरे देश के नागरिकों ने उसका लाभ उठाए, और विशेष करके वो वर्ग उठाए जो आर्टिकल 340 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16(4) में जो बाबा साहब ने कही है, उससे वो जो वंचित है, विकास वंचित जो अनुसूचित जातियाँ है, उन्होंने इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसी मैं शुभकामनाएं समाज को देता हूं, और आज के इस दिन तमाम लोगों को अपनी ओर से संविधान दिन की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद।